साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भरत तिवारी के बारे में अब तक पूरा देश जान चुका है कि भरत तिवारी को किस तरह से फेक एनकाउंटर में मारा गया। कुछ लोग इसे हत्या बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है। जाहिर सी बात है, सरकार की विफलता है, क्योंकि सरकार को अभी तक भरत तिवारी से बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं मिला। क्या पूरा बिहार क्रिमिनल से मुक्त हो चुका है? क्या सभी माफिया मारे जा चुके हैं? क्या सभी जितने भी बड़े बड़े वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पहले हुआ करते थे वो सब साफ हो चुके हैं? जो अब आपको भरत तिवारी मिल रहा है, सवाल उठता है। भरत तिवारी एक लड़का, पहली बात तो बताऊं रहने वाला कहाँ का था। ये आरा जिले का था, जहां पर एक थाना क्षेत्र पड़ता है शाहपुर, उसमें गांव है बिलौटी गांव, वहां का रहने वाला था। जिन गांव वालों के लिए लड़ रहा था, ये लंबे समय से आवाज उठा रहा था, पास वाला गांव है जवनिया गांव, उन लोगों के लिए आवाज उठा रहा था। उन लोगों को संभवतः पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो सरकार ने विस्थापित कर दिया था, क्योंकि पूरा क्षेत्र बाढ़ से डूब गया था। विस्थापित करने के बाद सरकार ने जिन जगहों पर इनको रुकाया था वो और ज्यादा नीचे स्तर पर थी, यानी कि जरा सी बारिश पड़े तो वहां भी बाढ़ आ जाए। इस बात को लेकर के भरत तिवारी बार बार दफ्तरों में चक्कर काट रहा था, कभी एसडीएम के, कभी तहसीलदार के, कभी डीएम के, कभी सीएमओ के, लेकिन कहीं भी उसे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा था। और ये तो एक बाढ़ का एक किस्सा है, न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जिसको लेकर के भरत तिवारी लगातार ऑफिसों में जाता रहा, गांव वालों की आवाज उठाता रहा, लेकिन कभी इसे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। पुलिस की तरफ से तो कभी सुनवाई हुई ही नहीं। और आप जानकर के हैरान होंगे, मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं। जब कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान जब वैक्सीन की बात चल रही थी कि साहब वैक्सीन का टेस्ट होना है, तो भरत तिवारी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, पत्र लिखा था। ये रहा वो पत्र, ये रहे उसके साइन। पत्र लिख करके भरत तिवारी ने कहा था कि मैं अपनी बॉडी दान देने को तैयार हूं, आइए मुझ पर टेस्ट कर लीजिए। इस प्रकार का भाव रखने वाला व्यक्ति, जिसको हम देशभक्त के कैटेगरी में ही रखना चाहेंगे, उसको इस तरह से परेशान किया, इस तरह से घुमाया फिराया कि एक टाइम के बाद प्रशासन ने इसे पागल घोषित कर दिया कि तो पागल है। अब जब आप किसी को इतना ज्यादा चक्कर कटवा दोगे, फ्रस्ट्रेट कर दोगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं करोगे और पागल करार दे दोगे, अंत में कुछ लोग सब्र खो जाते हैं तो हथियार उठा लेते हैं। वही काम भरत तिवारी ने किया। गलत था, मैं इसका पक्ष नहीं लेता कि उसे हथियार उठाना चाहिए था। हथियार उठाने के साथ ही वो हथियार लहरा करके ही पुलिस से बात कर रहा था, और फिर क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसका बस यही जुर्म था कि हथियार लहराना इसने किया और हथियार उठा लिया, और इसकी सजा इसे यह मिली कि इसे मौत की घाट उतार दिया गया। ये पूरे देश के लिए शॉकिंग है कि क्या पुलिस इतनी नाकाम है या इतनी नाकारा है कि उसको यह पता ही नहीं है कि इस तरह के केस कैसे हैंडल किए जाते हैं। यह भरत तिवारी इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है कि साहब इससे पहले उसके नाम कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसे निशाने पे ले लिया। आप अपने दिल से पूछो, क्या बिहार में कोई माफिया नहीं है इस वक्त? कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है जो आपको भरत तिवारी ही मिला? भरत तिवारी सनातन के लिए लड़ता रहा, भरत तिवारी पैदल यात्रा करता रहा, भरत तिवारी बिहार से लेकर के हर बड़े बड़े धाम तक गया, पैदल गया, ताकि हिंदुत्व की आवाज उठाई जा सके, देश की आवाज उठाई जा सके। बागेश्वर धाम तक गया और आपको उसमें क्रिमिनल दिखाई दिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। ये भरत तिवारी है, ये सुअर है, ये शक्ल से ही हरामी लगता है। आप देखो, आंखें देखो। जो आदमी मासूम होता है ना, जो आदमी की इंटेंशन गड़बड़ नहीं है, वो अलग दिख जाता है। दिखाता हूं आपको मैं, ये देखिए, भरत तिवारी की आंखें देखिए। आप कह सकते हैं कि ये आदमी जल्लाद है, लेकिन इसकी आंखें देखिए, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा अगर आप थोड़े बहुत भी राष्ट्रवादी हैं तो। मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए जो काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करेगा उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। भरत तिवारी ने बेशक हथियार उठाया, इसने नहीं उठाया, इसने हथियार नहीं उठाया, लेकिन भरत तिवारी ने उठाया। बावजूद इसके कह रहा हूं कि मंशा भरत तिवारी की ज्यादा अच्छी थी वनस्पति कचरे के ढेर की तुलना में। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप भरत तिवारी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो तो हथियार लहरा रहा था, उसने कई बार पोस्ट भी किए थे, उसने फेसबुक पर कुछ धमकी वाले पोस्ट भी किए थे जो गलत थे, लेकिन आदमी को परेशान कर दिया यार आपने। पूरा सिस्टम ने उसे परेशान करके रख दिया। आप अपने शहर के किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाना, एक लाइसेंस बनवाने चले जाना, अगर आपको परेशान न कर दे सिस्टम वाला तो कहना, अंत में आपको थक हार के वहां लिंक निकालने पड़ेंगे, कोई पैसे मांगेगा उसे पैसे देने पड़ेंगे, झटके में लाइसेंस बन जाएगा आपका। आप कहीं किसी आरटीओ ऑफिस में किसी और काम से चले जाना, कोई काम आपका ठीक से हो जाए, बिना पैसे हो जाए, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं हो पाएगा साहब। कहीं जमीन विवाद हो, सालों निकल जाएंगे आपके।
आपकी ज़मीन पर आज कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, 2 दीवार खड़ी कर दे, आपकी एड़ियां घिस जाएंगी उसको ये सिद्ध करने में कि ज़मीन मेरी है, गलत तरीके से आया हुआ है। बस यही हुआ भरत तिवारी के साथ। गांव का था, उतने संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, चक्कर काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फ्रस्ट्रेट हो गया, हथियार उठा लिया। मैं फिर कह रहा हूं, हथियार उठाना गलत था। अब आइए उस घटना पे जो एकदम चर्चा में इसको लेकर के आई। घटना है साहब 16 जून की। 16 जून को पुलिस भरत तिवारी के घर गई। पुलिस ने भरत तिवारी से पूछताछ करना चाहा। भरत तिवारी गन लेकर के पुलिस के सामने आया और गन के साथ साथ बात करने लगा, हाँ बोलिए ऐसा है वैसा है। 4 घंटे तक पूछताछ हुई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, बाकायदा वीडियो भी अवेलेबल है। भरत तिवारी फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहता था, फेसबुक पर लाइव अक्सर करके वो रहता था, इसलिए वीडियोस अवेलेबल रहते हैं हर चीज़ की। पुलिस ने 4 घंटे तक जब पूछताछ करी तो हैरानी देखिए, पुलिस इतनी निकम्मी निकली कि 4 घंटे में इसका एक तमंचा जब्त नहीं कर पाई। ऐसा कौन सा भरत तिवारी के पास हथियारों के पूरे भंडार रखे हुए थे जो बड़ा मुश्किल हो रहा था, एक तमंचा आपको हासिल करना था, वो नहीं कर पाए आप। चलिए, उसके थोड़ी देर बाद उसी दिन रात को पता चला, पुलिस ने भरत तिवारी के पूरे घर को और गांव को घेर लिया चारों तरफ से कि कहीं निकल ना पाए। बहुत कोशिश की भरत तिवारी घर से बाहर निकल आए, या तो गिरफ्तार कर ले या इनकाउंटर ही कर दें। वो रात भर घर से बाहर नहीं निकला, घर के अंदर रहा। फिर अगले दिन वो घर की छत पर ऊपर गया और उसे ये एहसास हुआ कि मेरे को चारों तरफ से घिरा जा चुका है। फिर ऊपर से उसने छत पर खड़े होकर के पुलिस की तरफ शूट किया, जो गलत था। मैं फिर कह रहा हूँ गलत था। पुलिस ने तब तक भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भरत तिवारी अपनी बाइक पर बैठ करके दूर जाने लगा और उस गांव में उस जगह पर पहुंच गया जहां पर सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों को जमीन आवंटित की थी। उस जगह पहुंच गया, वहां पहुंच करके पुलिस से संवाद करने लगा। फेसबुक पे लाइव भी था, जहां उसने कुछ बातें कही और कहा कि अगर आप चाहते हैं हम सरेंडर करें, सरेंडर कर रहे हैं। ये लोग अपनी पिस्तौल भी फेंक दी। जब उसने अपना तमंचा फेंक दिया, गांव वाले कह रहे हैं कि मारना मत, मारना मत, मारना मत भरत तिवारी को, लेकिन पुलिस को उसी समय बहादुरी दिखानी थी। दे दनादन 3 से 4 गोलियां चलाई। कहते हैं कि पैर में चलाई, पेट के नीचे चलाई, जाने कहाँ चलाई। इतने चलाई कि जब वहाँ से उसे पटना ले जाया गया गंभीर अवस्था में, तो रास्ते भर में इतना खून बह चुका था कि भरत तिवारी अपनी जान खो चुका था। अच्छा, इतनी ही बात नहीं रुकी। अब आप मजे की बात सुनना। मजे की क्या, कैसी बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बात सुनो। भरत तिवारी कट्टर बीजेपी समर्थक। 2014 में मोदी जी जीते, मिठाई बांटी गांव में इसने। 19 में जीते, इसने मिठाई बांटी। 24 में जीते, इसने मिठाई बांटी। 2025 का फेसबुक पोस्ट देख लीजिए इसका, जहां पर इसने मोदी को जननायक, युग पुरुष तक कहा है। और सुनिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जब गांव वालों ने विरोध करना स्टार्ट किया तो प्रशासन ने भरत तिवारी के पिताजी, उसके भाई, उसके अन्य घर वाले और गांव वाले कई लोग जो समर्थन कर रहे थे, सबके खिलाफ एफआईआर कर दिया कि ये कानूनी कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। और सुनिए, जब पूरे गांव ने गुस्सा दिखाया, सब पूरा गांव इकट्ठा होकर के विरोध करने लगा, तो आप जानकर के हैरान होंगे, वो जो गांव इकट्ठा हुआ, जितने भी आसपास के गांव इकट्ठे हुए, वो सब के सब कट्टर बीजेपी समर्थक। अर्थात अगर आप बीजेपी समर्थक के लिहाज से देखो तो आपको फर्क नहीं पड़ा। आपसे मेरा मतलब सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी समर्थक हो कि नहीं हो। आप मुद्दे के हिसाब से देखो तो आपकी आंखों पट्टी बंधी हुई, आप समझ नहीं पा रहे किस पे गोली चलानी है, किस पे नहीं चलानी, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका नहीं है। और आप किस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े माफियाओं पर। कोई आपका समर्थन क्यों करे? ना तो आप न्याय दे पा रहे हो और न ही आप इस बात को लेकर के कंसिडर कर पा रहे हो, चलो ये अपने समर्थक लोग हैं, हमने गलती कर दी, एनकाउंटर कर दिया, इन पे तो एफआईआर ना करें। इतना एरोगेंस। शायद तुम्हें ये लगता होगा कि 1-2 गांव के वोट नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जीत तो हम जाएंगे ही। तो इस बार देख लेना आप, इस भरत तिवारी नाम के व्यक्ति के पीछे जो हमारे सेंटिमेंट्स जुड़ गए हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसकी मंशा खराब नहीं थी। इसके 10 साल के पोस्ट उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि पिछले 10-12 दिन में, 10 साल के पोस्ट उठा के देख लो, कभी नहीं लगेगा कि ये आदमी एंटी नेशनल है या देश के खिलाफ जाना चाहता है या अराजकता फैलाना चाहता है, कभी नहीं। आपके सिस्टम ने इसे परेशान कर दिया और आपका सिस्टम ऐसे ही नहीं, सबको परेशान करता है। यदा कदा कभी कोई सरकारी काम फ्री में हो जाए ना, बिना पैसे के, और एक बार में हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान का प्रसाद मिल गया। ये आपका सिस्टम है। मोदी जी ने 12 साल में तमाम एयरपोर्ट बनाए होंगे, तमाम सड़कें बनाई होंगी, तमाम और काम कर दिए होंगे, देश का नाम विदेश में रोशन कर दिया होगा, किया होगा, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता। बट हाँ, मोदी जी आप 12 साल में सिस्टम नहीं ठीक कर पाए।
सिस्टम आज भी आम जनता को वैसे ही परेशान करता है जैसे पहले कर रहा था। आज भी आप जुडिशरी में बदलाव नहीं ला पाए। एक न्याय को लेने में 10 से 12 साल 20 साल लग जाते हैं अगर आम आदमी है तो। हाँ, वो बात अलग है, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, कपिल सिब्बल हैं, तो वो आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं। इसमें क्या बदलाव किया? सवाल ये है कि अगर आपको एनकाउंटर करने का इतना ही ज्यादा शौक है तो आप माफियाओं को पकड़ो ना यार। और आप इस तरह से भरत तिवारी जैसे लोगों को गोली मार दोगे या FIR कर दोगे मासूम लोगों पर जो उसके सगे संबंधी हैं, तो फिर आप तो पुलिस का भय आम जनता में क्रिएट कर रहे हो यार। पुलिस का भय तो क्रिमिनल में होना चाहिए। यूपी में आइए, क्रिमिनल में है पुलिस का भय। लेकिन अब इससे सवाल भी उठता है कि एनकाउंटर की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस या सरकारें इतनी ज़्यादा बेलगाम हो जाएं कि कल को उनके विरोध में बात करने वाले लोगों पर भी एनकाउंटर होने लगे, उनको भी जेल में डाला जाने लगे। अच्छा हुआ कि ये एनकाउंटर की बात खुल के सामने आ गई। भरत तिवारी वीडियो बना रहा था, वीडियो ना बना रहा होता तो हमें भी पता नहीं चलता हो क्या रहा था। शायद कहानी ये लिख दी जाती कि भरत ने पुलिस वालों पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसकी मृत्यु हो गई। हमें सरकारों का सपोर्ट करना है, बट इस तरह से अंधभक्ति भी नहीं करनी है कि कल को वो सरकार बिल्कुल तानाशाह हो जाए और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको रेल दे। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है जी, एक एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए आप, मैं आपको एक एक करके। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, कुछ आंकड़े देखिए लोग ट्विटर पर डाल रहे हैं। एक मुस्लिम आतंकवादी कश्मीर में सरेंडर कर देता है, बदले में उसे कुछ पैसा दिया जाता है और रिहेबिलिटेट किया जाता है, यानी कि कहीं और उसे रहने की व्यवस्था कराई जाती है। ठीक है, कोई अगर खालिस्तान की मांग कर रहा था, उसने सरेंडर कर दिया, उसे पैसा दिया जाता है, उसके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है कि चलो हम तुम्हें सुधारेंगे। कोई माओवादी कर देता है इस काम को, नक्सली कर देता है, उसे पैसा मिलता है, घर मिलता है। लेकिन भरत तिवारी ने सरेंडर किया तो उसे मौत मिली। और सुनिए आप, इसी तरह से एक माओवादी ने सरेंडर किया था, ठीक है, सुनीता, 39 लाख कैश मिला, 39 लाख रुपए कैश, घर और नौकरी मिली। भरत तिवारी ने किया तो गोली मिली। यह दोहरा मापदंड क्यों? कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने तमाम लोगों को मारा है, प्रशासन पर गोली चलाई है, प्रशासन को जो है एक तरह बंदी बना लिया है, अगवा कर लिया है, हर तरह से जो हो सकता था प्रशासन पर कार्रवाई की है नक्सलियों ने। वो नक्सली अगर सरेंडर कर देता है तो सरकार उसे पैसे से घर से नवाजती है कि चलो तुम सुधरे तो, लेकिन इधर आपने कंसीडर नहीं किया। चलिए, इसके अलावा आइए आप एक एक करके हम अन्य फैक्ट्स देखते हैं। सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या ये आदमी वास्तव में मारे जाने लायक था, तो उस पर मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ समय पहले की बात है, यही सीवान बिहार में राजदेव रंजन नाम के एक व्यक्ति को अनजान लोगों ने आकर के मोटरसाइकिल पर आकर के इनको गोली मार दी, बाद में इनकी हत्या हो गई। ये बात 2016 की है। राजदेव रंजन का क्या कसूर था? इन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। शहाबुद्दीन बहुत बड़ा माफिया था, जैसे यहाँ अतीक अहमद है, सीवान में बिहार में हुआ करता था। लालू यादव ने उसे पाला पोसा था, लालू यादव के संरक्षण में ही पला था। और 2016 में सरकार नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की मिलकर के थी, तो जिसने आवाज़ उठाई ठोक दिया गया। क्या कर लिया? ये हाल कर रखा था पत्रकारों का। और ऐसा नहीं, पुरानी बात अभी भी देखिए, सुदर्शन न्यूज़ के जर्नलिस्ट थे आशुतोष श्रीवास्तव जी, उनको भी अननोन लोगों ने आकर के जौनपुर में उत्तर प्रदेश में मार दिया 13 मई को। और एक और जर्नलिस्ट हैं मोलिटिक्स नाम के चैनल से, उनका नाम है राघव त्रिवेदी, इनको भी गोली मार दी गई थी, इनको भी मारा पीटा गया था और बाद में इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। बाद में शायद ये बच गए, लेकिन ये हैं सुदर्शन न्यूज़ वाले आशुतोष श्रीवास्तव जी, जिनको मार दिया गया था। इन लोगों का कसूर क्या था? इन लोगों ने आवाज़ उठा दी थी। तो इस तरह से अगर होने लगेगा तो फिर तो जर्नलिस्ट तो छोड़ो, एक आम जनता भी डरेगी। अब ये एक लड़का है, यूपी की बात बता रहा हूँ, उसने एक वीडियो बना दिया कि देखो हमारे यहाँ सड़क बनाई सरकार ने, सड़क केवल 2 इंची मोटी जो डाबर की सड़क बनाई है, मैं अगर हाथ से भी उखाड़ूँ तो उखड़ जा रही है, इतनी घटिया लेवल की सड़क थी। उसके बाद क्या हुआ? उस लड़के पर FIR। फिर तो हम आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे भैया। हम अगर बोल देंगे हमारे सड़क पर गड्ढे हो रखे हैं, पता चला अगली बार हमारी ज़िंदगी में गड्ढे हो गए। अगर इस तरह से देश चलाना है, कानून चलाना है, तो भैया ऐसे तो नहीं चल पाएगा। उसी तरह से पिछले साल की खबर है,
मुकेश चंद्राकर को मरवा दिया गया था। जर्नलिस्ट थे, इनका यूट्यूब चैनल था और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र था, जो वहाँ पे बड़े बड़े माफियाओं से प्रभावित क्षेत्र था, माइनिंग माफिया जो होते हैं, उन सब के सच को उजागर करते थे, वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते थे और कई ऐसे घोटाले इन्होंने अपने चैनल पर ला करके सामने रख दिए थे जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। पता चला एक दिन ये एक जो है बड़े से डिब्बे में मरे पाए गए, इनको मरवा दिया गया था। बाद में ये देखा गया कि वहाँ पर जो लोकल ठेकेदार था, जैसे सरकार की तरफ से ठेका मिलता था, उस ठेकेदार ने इनकी हत्या करवाई थी 4 लोग भिजवा करके। और वो ठेकेदार का जब लिंक निकाला गया तो कांग्रेस का कोई आदमी था। बात इसकी नहीं कांग्रेस का था किसका था, बात इसकी है कि एक आदमी जो आवाज उठा रहा था हटा दिया गया। अजाओ और आइए उड़ीसा की मैं बात करूं तो एक जर्नलिस्ट CH नरेश कुमार, इनको भी मार दिया गया। इनकी कार में कुछ अननोन लोगों ने आकर के, अच्छा अननोन लोग केवल पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है, भारत में भी एक्टिव है। यहाँ निर्दोषों को मारते हैं, जर्नलिस्ट को मारते हैं, ठीक है। 12 जुलाई को इनको मार दिया गया क्योंकि इन्होंने भी वहाँ पर कुछ करप्शन, कुछ घोटाले की बातों को उजागर किया था जो पिछली सरकारों में हुई थी, ठीक है। लगातार जो करप्शन की बात उजागर कर देता है, घोटालों की बात उजागर, सिस्टम से जो लड़ता है उसको यही अंजाम भुगतना पड़ता है। ये बात आप मानिए साथियों, सरकारें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या नहीं हो, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जो सिस्टम है वो सेम है। आज भी बीजेपी शासित प्रदेशों में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता है। मैं मानता हूं योगी जी भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, लेकिन जो नीचे अधिकारी जिससे आपका काम पड़ेगा वो भ्रष्टाचारी है ना, वो आपका काम कर दे ठीक से, बहुत बड़ी बात है। आप जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा आप ये चीजें सुनते रहेंगे। और सुनिए, मैं आपको और चीजें सुनवाता हूं। देखिए, अतुल सुभाष, इस व्यक्ति ने लाइव आकर के अपनी व्यथा बताई, किस तरह से इसकी बीवी इसको परेशान करती थी। व्यथा बताने के बाद शायद 45-50 मिनट तक, उसके बाद इन्होंने फांसी लगा कर अपनी हत्या कर ली, सब जानते हैं। इसके बाद देश में गुस्सा था, इसकी बीवी को जेल भेज देना चाहिए था, वो जेल में सड़ जानी चाहिए थी। आप जान के हैरान होंगे, वो जेल के बाहर है और नौकरी कर रही है अच्छी खासी। एक आदमी गया लेकिन उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला। ये अमरपाल सिंह, इसका क्या नाम था, अमरजीत था या जो भी है, ये खालिस्तानी है। इसने मोबिलाइज किया मॉब को, इसने आंदोलन कराने की कोशिश करी, हथियार इसके लिए आम चीज थी, लेकिन सिर्फ जेल में बंद है और चुनाव लड़ाता लोकसभा का, जीत भी गया। जेल में बंद है सिर्फ, जिसको एनकाउंटर जिसका होना चाहिए था वो जेल में बंद है, जो जेल में बंद होना चाहिए था वो बाहर है। और जिसको मैं मानता हूं पकड़ के कुछ समय जेल में रख के आप उसे थोड़ा वो सुधार करवा करके छोड़ सकते थे, उसकी बातें सुन करके उसे छोड़ सकते थे, भरत तिवारी, उसको आपने एनकाउंटर में कर दिया। और सुनिए, ये जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, इन दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। इनके घर से जले हुए नोट बरामद हुए बड़े स्तर में, घोटाले के आरोप थे, बात बहुत उठ गई, तो सजा के तौर पर क्या मिला इन्हें, दिल्ली हाई कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ 8-10 महीने नौकरी करते रहे, बढ़िया इनका चलता रहा, जज बन के एकदम एंजॉय कर रहे थे लाइफ जैसे किया जाता है। लेकिन जो जांच कमेटी बनी थी उसने कुछ ऐसे तथ्य पा लिए थे जिससे ये आरोपी सिद्ध हो रहे थे। अब इन्हें पता था कि जांच कमेटी की रिपोर्ट अगर ऊपर पहुंच गई तो मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि बस पद से हटा दिया जाएगा, और रिटायर तो शायद वैसे ही होने चाहिए। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, अब आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं, इस्तीफा ही तो दिया है। और सुनिए, और तो नहीं है मेरे पास, बस यही है, तो इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक पक्ष बताता हूँ। बीजेपी समर्थक था भरत तिवारी, भरत तिवारी के पिताजी, भरत तिवारी के गांव, कट्टर बीजेपी समर्थक, लंबे समय से पोस्ट पड़े हुए। सिस्टम ने उसे घसीट दिया और बीजेपी उसे बचाने तक नहीं आई, उल्टा आप जानते हैं। एक बात मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, आप सेव कर लेना। जिस दिन केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई 5 साल के लिए भी, वो सभी अपने यूट्यूबर्स को, भरत तिवारी टाइप या सभी इंस्टाग्राम वालों को, पत्रकारों को इस तरह से 5 साल तक पालेगी, पोसेगी, इस तरह से रखेगी कि कांग्रेस उसके बाद न भी आ पाए तब भी जिंदगी और ये सब कांग्रेस का गुणगान करेंगे। आज भी आप देखो 12 साल हो गए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन जो लोग पहले कांग्रेस के काल में राज किए हैं या जिन पत्रकारों का बोलबाला रहा है, वो आज भी कांग्रेस का ही गुणगान करते हैं। ये नहीं कि 12 साल में उन पर बीजेपी का प्रभाव आ गया हो।
वो आज भी कट्टर बीजेपी के अगेंस्ट हैं और कट्टर कांग्रेसी समर्थक हैं। बड़े बड़े नाम देख लीजिए आप। लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। बीजेपी अपने शासन में रहते हुए लोगों को बचाना तो छोड़ो, क्या हाल हो रहा है आप देख लीजिए। इसीलिए इनका इकोसिस्टम कभी नहीं बन पाता। ये अपने लोगों को समर्थन देने के बजाय, अपने जो है गुटों को प्रमोट करने के बजाय ये उन्हीं पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट लगते हैं। बंगाल में 319 बीजेपी कार्यकर्ता मार दिए गए, कुछ नहीं हुआ, लास्ट में एक श्रद्धांजलि टाइप की दे दी गई, बात खत्म। यही टीएमसी के तुम 2 लोगों को मार देते ना, टीएमसी आपको जीने नहीं देती। ये अंतर है। अगर मैं सेल्फिश मोटिव से बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि भरत तिवारी को छोड़ देना चाहिए था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि बीजेपी समर्थक था ना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर ये सोचे कि मैं बीजेपी समर्थक हूं, मैं देखो समाज कल्याण कर रहा हूं, मेरे को एटलीस्ट पुलिस एक बार में तो नहीं मारेगी, बातचीत तो कम से कम करेगी, तो भूल जाए वो। ये अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर समझिए, अभी तक मैंने जिस विषय पर बात ही नहीं करी, भरत तिवारी, अब तिवारी हमारी तरफ पंडित होते हैं, अगर वो पंडित है तो आपने कहीं भी किसी न्यूज़ में नहीं सुना होगा कि पुलिस ने मार दिया एक पंडित, नहीं सुना होगा। विकास दुबे मारा गया था यूपी में, आपने ज़्यादा पंडित नहीं सुना होगा कि पंडित को मार दिया, पंडित को मार दिया, ये हिंदू को मार दिया, नहीं सुना होगा। लेकिन आप मुख्तार अंसारी को मार दोगे, अतीक अहमद को मार दोगे या किसी और को मार दोगे तो यह मुसलमानों के खिलाफ है सरकार। यही अगर भरत तिवारी दलित होता तो इतना बड़ा पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाता कि देखो दलितों को कुचल रही है भाजपा सरकार। तो यहाँ ये एंगल भी है। अच्छा, इसमें मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पंडित हूँ या आप कुछ ऐसा एंगल निकालें। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, सही हुआ था, मैं आज भी उसको सही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एंगल निकालें जाति का या कुछ ऐसा करें, बट ये बता रहा हूँ कि किस तरह से खबरें प्रकाशित की जाती अगर ये किसी और कास्ट का होता तो, ये अब मुसलमान होता तो फिर तो समझिए पता नहीं क्या ही हो जाता। तो ये पूरा मैंने काला छट्टा आपके सामने रखा है, ये भी और ये भी सारे पक्ष आपके सामने। बट मुझे लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, तरीके और भी थे। अगर आपके पास गोली चलाना ही एकमात्र तरीका है तो ये आपकी विफलता बताता है। बाकी अगली वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।